हाँ भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात चल रही थी और मोज़िले का एक्सपेरिमेंट हो गया, बोर के बारे में बात हो गई और उसके बाद में आपने जो टेबल है वो टेबल भी बना दी और टेबल पर आपने अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिख दिए और आपने कुछ नाम भी लिखे थे, क्षार धातु, मृदा धातु, निकोजन, हेलोजन, चेल्कोजन और नोबल गैसेज। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लीजिए बेटा। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चला फिर आगे। चला। चलो। क्या? अरे बोलो बोलो, मन में मत रखो यार। चलो फिर नेक्स्ट। अब सुनो, ध्यान से सुनो। दरअसल कल हमने जो टेबल है वो टेबल ड्रॉ करी और उसमें जो आपके कॉन्फ़िगरेशन है वो मार्क किए। क्या उसमें आपको वो जो एक्सेप्शन है वो मार्क करवा दिए थे क्या? अरे हाँ या ना? वो एक चाबी जैसा बना होगा और दो लेंथेनम और एक्टिनियम को भी मार्क करवा दिया था। इतना काम हो गया था। चलो ठीक है, आज हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको भी हम फटाफट लिख देते हैं और उसके आगे की जो कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, बात को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लिखो फटाफट लिखो। लेंथेनॉइड्स। बस आपस में खुशर फुशर नहीं भाई, और ध्यान से सुनो। दरअसल बात करते हैं किसकी? लेंथेनॉइड की। आपके पास है ना थर्ड बी में या ग्रुप नंबर 3 में दो एलिमेंट हैं। एक तो है लेंथेनम और एक है एक्टिनियम। ध्यान से सुन लेना, बात को समझ लेना। देखो सर, लेंथेनम जो है और एक्टिनियम जो है वो दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, लेकिन लेंथेनम के बाद जो आते हैं वो 14 एलिमेंट कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड। और एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं वो कौन से होते हैं? एक्टिनोइड होते हैं। क्लियर है? तो इनके नाम और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो हमें हमेशा याद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले लेंथेनोइड की बात करते हैं। लेंथेनोइड में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। पहला, कि इनका जो ग्रुप नंबर है वो ग्रुप नंबर कितना होगा। तो सारे लोग ध्यान से सुन लेना, लेंथेनम जो है उसका ग्रुप नंबर कितना है? थर्ड या 3b। और लेंथेनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? लेंथेनोइड को। तो जितने भी लेंथेनोइड आपके पास होंगे सब के सब का ग्रुप नंबर कितना होगा? 3, या फिर क्या बोल सकते हो, थर्ड। उसके बाद अगली बात आती है कि सर इन लेंथेनोइड का जो पीरियड नंबर है, अगर पीरियड नंबर की बात की जाए तो पीरियड नंबर कितना होगा? तो देख लो सर, लेंथेनम कौन से पीरियड में आता है? अपने 6th पीरियड में। तो आपके जितने भी लेंथेनोइड हैं सब के सब किस में आएंगे? आपके 6th पीरियड में। क्लियर? अब दूसरी बात आती है इनके एटॉमिक नंबर। देखो सर, इनके एटॉमिक नंबर आपको डायरेक्टली याद रखने हैं और इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं कहां से? तो अपन क्या बोलते हैं, 58 से, और कहां तक चलते हैं? 71 तक। 58 से 71 आपके कितने हो गए बेटा? टोटल 14 एलिमेंट जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। क्लियर है? ये एक सिंपल सी कहानी होती है। ठीक है, अब सुनना, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना। ये आपके जो एलिमेंट है वो मैं लिख रहा हूं और इनको याद करने का जो तरीका है वो भी लिख लेते हैं। तो काउंट करो, देखिए क्या टोटल जो है वो 14 एलिमेंट हो गए क्या? अरे हो गए क्या? हो गए। अब देखो सर, इनको याद करने का जो तरीका है वो भी हम लोग छोटा सा लिख लेते हैं। कैसे याद रखते हैं वो भी सुन लो। सीने पर नदियां। सीने पर नदियां किसकी? हाँ हाँ, किसकी? प्रेम की समाई। जब नदियां प्रेम की समा जाती है तो क्या होता है? यूं ही गदगद तब दिल हुआ। और क्या बोलेंगे? अरे, अरे तुम यब लो। ठीक है, ये इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो आपको जो याद रहेगा वो याद क्या रहेगा? ये सिंपल सी लाइन रहेगी और इसके आधार पर तुम जो अपने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के जो सिंबल है वो सिंबल क्या कर सकते हो? आराम से लिख सकते हो। तो पहली चीज तो क्या होती है कि अपने जो लेंथेनोइड है उन लेंथेनोइड की कहानी क्या है। अब अपन दूसरी बात करते हैं। दूसरी जो चीज आती है वो कौन सी आती है? तो अपन कहते हैं कि एक्टिनोइड्स आते हैं। एक्टिनोइड की बात करें तो एक्टिनोइड का प्रतिनिधित्व करने वाला तत्व कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि आपका जो एक्टिनियम है वो इनका प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं एक्टिनियम की बात करूं तो एक्टिनियम का ग्रुप नंबर कौन सा है? थर्ड बी।
या आप क्या बोल सकते हो थर्ड। उसके बाद अपन बात करें कि इनका जो पीरियड नंबर है, तो अगर पीरियड नंबर की मैं बात करूं तो लास्ट पीरियड क्या होता है, इसका होता है, और वो कौन सा है, सेवन। उसके बाद बात करते हैं किसका, एटॉमिक नंबर का। अगर सर एटॉमिक नंबर की बात की जाती है तो आप लोग क्या बोलोगे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है, 90 से, और कहां तक चलता है, 103 तक। ये आप लोगों के किसकी बात होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये हमारे एक्टिनोइड की बात होती है, जो हमें याद रखनी है। अब सुन लो, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, इसको कहां पर रखा जाए, या इसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर क्या है। तो ये दो चीजें अगर हमें पहले से याद हैं तो दूसरी बातें बताने में हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है। अब सुनो सर, इनके जो एलिमेंट हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पास आते हैं, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि सर ये आते हैं कौन से, ये रहे। देखो देखिए, काउंट करो, टोटल क्या 14 एलिमेंट हो गए क्या, हो गए। अगर इनको याद करने की बारी आती है तो हम क्या कहते हैं कि सर तुम्हें पढ़ाऊं क्या, तो अपन कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर। कैसा, वो भी पुराना। भैया पुराना न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? अरे पुराना न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? अब ये मत कहना ना मास्टर पढ़ते हैं ना। हाँ, पुराना न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? अरे कौन पढ़ता है पुराना न्यूज़पेपर? जिसको कोई काम नहीं होता, कौन पढ़ता है? अरे वाह, क्या हुआ सुबह सुबह तुम ऐसे मुरझाए हुए क्यों हो? हाँ, क्या हुआ, नींद आ रही है? तो मैं कौन सी लोरी सुना रहा हूँ कि लाला लाला लोरी है? चलो देखो, अरे सुनो, क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, और पुराना न्यूज़पेपर पढ़ने वाला क्या कर रहा है, आम बेच रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर आम कम बिके। जब आम कम बिके तो क्या हुआ, वो चला गया कहां पर, कैफे में। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर कैफे में एस फरमाते कौन, तो अपन कहते हैं कि सर मेडोना। इसको ऊपर ले आते हैं, ये लो, कौन, मेडोना। मेडोना को जानते हो क्या? अरे मेडोना को जानते हो क्या? हॉलीवुड सिंगर है, तो फिर तुम जानते क्या हो बे? चलो, मेडोना और लारा, क्लियर है। फटाफट नोट कर दो, ये आप लोगों के जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है वो है। अबे तुम्हारे रिएक्शन तो ऐसे हैं, पता नहीं, मतलब इतने शरीफ बच्चे। हिंदी मीडियम के हो तो शरीफ हो? कौन से संविधान में लिखा है ये? है? मैं भी हिंदी मीडियम से था। इसका मतलब मैं भी शरीफ हूँ। हाँ बस बेटा बस। चलो लिखो, फटाफट लिखो यार, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपनी टेबल की बात खत्म होती है, लेकिन टेबल में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की बात खत्म होती है। सिंपल सिंपल से एलिमेंट है, सिंपल सा एटॉमिक नंबर है, सिंपल सा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर है। फटाफट मार्क कर दो और आगे बढ़ते हैं। हो गया? पीछे वालों दिख रहा बेटा? तो पीछे बैठे एकदम लास्ट में, दिख रहा बेटा? अभी थोड़ा सा फास्ट करें। हो गया?
एलिमेंट बेटा सारे याद कर लेना, 1 to 30 जो है वो आपको लेफ्ट टू राइट याद होने चाहिए, उसके बाद जो है वो आप टॉप टू बॉटम याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला, चलो सर, ये बातें क्या होती है यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब सुनो, अब अपन अपनी टेबल से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आते हैं, जिन पर हमें बहुत सारी बातें करनी होती हैं, और बहुत छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, एक काम करो, आपने जो टेबल बनाया है एक बार उस टेबल को ओपन कर लो, ताकि हम लोग वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। अब सारे लोग ध्यान से देखना, टेबल में एक बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि क्या आपकी जो टेबल है वो टेबल एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है क्या, या मैं कह दूं कि सर वो एल्कली मेटल यानी कि क्षार धातुओं से स्टार्ट हो रही है क्या। ठीक है, तो क्या मैं ये कह दूं क्या कि सर आप लोगों की जो टेबल है वो एस से स्टार्ट हो रही है। अब वो एस कौन सा है वो आपको पता है, ठीक है, और टेबल के लास्ट में जाओ तो टेबल जो है वो खत्म कहां पर हो रही है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर पी पर खत्म हो रही है, यानी कि इनर्ट गैसेज पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सही बात है क्या, अरे हाँ या ना। चलो ठीक है, अब अपन एक और बात करते हैं कि सर क्या मैं आपसे ये कह दूंगा कि आपका जो लिथियम है उस लिथियम का बाह्यतम कोष जो है, ध्यान से सुनना, लिथियम का बाह्यतम कोष जो है वो क्या होगा, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखने जाओगे, लिथियम क्या होता है 1s2 2s1, यानी कि 2 नंबर का जो कोष है, दूसरा कोष जो है वो उसका बाह्यतम है। सही है क्या, सही है, और लिथियम का पीरियड नंबर भी कितना है, 2 ही है क्या, अरे यस और नो। चलो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सोडियम के बाह्यतम कोष का विन्यास क्या होता है 3s1, और इसका पीरियड नंबर भी कितना है 3। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि सर आपका पीरियड नंबर और बाह्यतम कोष संख्या जो है वो दोनों क्या होते हैं, सेम। तो मैं ये कह दूं कि सीजियम का बाह्यतम कोष का विन्यास क्या होगा, तो तुम क्या कह दोगे 7s1, हाँ या ना, हाँ 7s1। अबे 7 फ्रेंसियम होता है बे मूर्खों, बस हाँ भरवाए जाओ। 7 में कौन आता है, फ्रेंसियम। मैंने क्या पूछा, सीजियम, तो सीजियम कितना होगा 6s1। बात क्लियर है क्या, चलो अब सुनो, अब आते हैं अपन किसमें, इनर्ट गैसेज में। क्या आप लोगों की इनर्ट गैस जो है वो पहले आवर्त में हीलियम है, दूसरे में नियोन है, तीसरे में आर्गन है, तो क्या इनके बाह्यतम कोष का विन्यास जो है वो हीलियम का हो जाएगा 1s2, नियोन का हो जाएगा 2s2 2p6, अरे यस और नो, आर्गन का क्या हो जाएगा 3s2 3p6। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त जो है वो ns से स्टार्ट होता है, जहां पर n क्या है, आवर्त संख्या, और खत्म कहां पर होता है, np पर। चलो इतनी बात क्लियर है क्या, किसको छोड़कर, पहले आवर्त को, क्यों, क्योंकि पहले आवर्त में केवल 2 ही एलिमेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बेटा हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1, और हीलियम का विन्यास क्या होता है 1s2, यानी कि ये s से ही शुरू हुआ है और s पर ही क्या हो गया, खत्म। तो इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी आवर्त हैं वो ns से प्रारंभ हो रहे हैं और np पर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, तो चलिएगा पॉइंट लिखिएगा फटाफट, फटाफट पॉइंट लिखते जाएं और वापस आवर्त सारणी में आ जाएं। लिखिएगा, देखो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त ns से प्रारंभ होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त ns से प्रारंभ होता है तथा np पर समाप्त होता है। ns से प्रारंभ होता है तथा np पर समाप्त होता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, किसको बेटा, फर्स्ट पीरियड, पहले आवर्त को छोड़कर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, देखो, देखो तत्व की बाह्यतम कोष संख्या, तत्व की बाह्यतम कोष संख्या, मतलब किसकी बात कर रहे हो बेटा, संयोजी कोष की। बाह्यतम कोष संख्या तथा आवर्त संख्या, तथा आवर्त संख्या समान होती है। तत्व की बाह्यतम कोष संख्या तथा आवर्त संख्या समान होती है, समान होती है। क्लियर है, चलो
अब है ना, एक काम करते हैं, आप लोग कोई भी एक आवर्त ले लो, उस आवर्त की अपन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तीसरा आवर्त ले लिया, ठीक है। आप लोग तीसरे आवर्त को देख सकते हो कि तीसरे आवर्त में क्या क्या है, ध्यान से सुनना। मैं उसमें बोलता हूं कि उसमें एस ब्लॉक के केवल 2 तत्व हैं। क्या तीसरे आवर्त में एस ब्लॉक के 2 ही तत्व हैं क्या? सर पी ब्लॉक के 6 तत्व हैं, हाँ या ना? चलो चौथे आवर्त में चलते हैं। क्या चौथे आवर्त में एस ब्लॉक के 2 ही हैं क्या? और पी के कितने हैं? 6। और डी के कितने आ गए? 10। तुम्हारे पास लेंथेनोइड यानी कि एफ ब्लॉक के 14 लेंथेनोइड और 14 एक्टिनोइड है। क्यों भाई इतने फिक्स क्यों है? वापिस सुन लो, कोई भी एक पर्टिकुलर आवर्त ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो, उसमें एस ब्लॉक के 2 ही मिलेंगे, पी के भी 6 मिलेंगे। अगर डी है तो डी के केवल 10 तत्व मिलते हैं, और लेंथेनोइड हमेशा 14 और एक्टिनोइड भी हमेशा 14 ही मिलते हैं। क्यों? हाँ, अरे किसी भी आवर्त में एस के 2 तत्व है, पी के 6 तत्व है, डी के 10 तत्व है, और लेंथेनोइड और एक्टिनोइड 14 14 क्यों मिलते हैं? कोई कारण है या फिर अपनी मर्जी से रखे हुए हैं? अधिकतम है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, बस हो गया, यही तो है। अरे एक बात देखना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। और एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो अपन क्या बोल देते हैं कि सर आप लोगों के 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो बताओ भैया एस कक्षक या एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और हर एक इलेक्ट्रॉन क्या एक तत्व यानी कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? क्या करेगा? तो एस ब्लॉक में अधिकतम एक आवर्त में कितने तत्व आ सकते हैं? तो पी में 3 कक्षक का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब अधिकतम कितने तत्व आ सकते हैं? 6। अगर मैं डी की बात करूं तो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो कितने तत्व आ सकते हैं? 10। लेंथेनोइड कितने होते हैं? 14। क्यों? क्योंकि एफ उपकोष में 7 कक्षक और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। बात पहले बढ़ गई क्या? तो अगला पॉइंट लिखिएगा। देखो, एक पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी चली जाएगी है ना? हाँ, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट। एक पर्टिकुलर पीरियड में एस ब्लॉक के 2 तत्व है। एक पर्टिकुलर पीरियड में एस ब्लॉक के 2 तत्व है, 2 तत्व है, कोमा पी ब्लॉक के 6 तत्व है, पी ब्लॉक के 6 तत्व है, कोमा डी ब्लॉक के 10 तत्व है, 10 तत्व है उपस्थित होते हैं, 10 तत्व है उपस्थित होते हैं। क्योंकि 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 एस कोमा पी कोमा डी, क्योंकि एस कोमा पी कोमा डी उपकोष में क्रमशः है अधिकतम 2,6,10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्योंकि एस कोमा पी कोमा डी उपकोष में क्रमशः अधिकतम 2,6,10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा। देखो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में, फटाफट लिखते जाएं। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में केवल केवल 14 लेंथेनॉइड, 14 लेंथेनॉइड तथा 14 एक्टिनॉइड प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। 14 लेंथेनॉइड तथा 14 एक्टिनॉइड उपस्थित होते हैं। क्योंकि 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 एफ उपकोष में क्योंकि एफ उपकोष में अधिकतम क्योंकि एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्योंकि एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बात क्लियर होगी सबको? अरे सिंपल सा है। चलिएगा आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आप लोगों की जो पीरियोडिक टेबल है
उसी पीरियोडिक टेबल में से कुछ और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपने कुछ नाम सुने होंगे, उनकी बात करते हैं कि सर टोटल लिक्विड एलिमेंट, टोटल लिक्विड एलिमेंट्स। अब सुन लो भाई, आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो द्रव तत्व होते हैं जिनकी भौतिक अवस्था जो है वो लिक्विड यानी कि द्रव होती है, उनकी बात करते हैं। तो ध्यान से सुन लेना कौन कौन होते हैं। पहला होता है सीजियम, दूसरा होता है फ्रेंसियम, तीसरा होता है गैलियम, चौथा जो होता है वो होता है मरकरी, पांचवा जो होता है वो होता है अनअनबाइयम। अनअनबाइयम का मतलब कितना हो गया 112। और लास्ट जो होता है वो कौन होता है ब्रोमीन। यानी कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं जिनकी भौतिक अवस्था द्रव हो सकती है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि 6 है। अब सुन लो, द्रव भौतिक अवस्था होने में दो कंडीशन है। क्या है? पहली कंडीशन अपन क्या कह रहे हैं कि वो द्रव है, लेकिन कहां पर? तो अपन ने कहा कि एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव कौन है और कौन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव नहीं है। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आपसे पूछे कि रूम टेम्परेचर पर कौन लिक्विड है तो अपन क्या बोलेंगे? केवल दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। वो कौन है? मरकरी और ब्रोमीन। क्लियर? अब सुनना सर, गैलियम, गैलियम के बारे में आपने सुना होगा, बोरॉन फैमिली का मेंबर है। और बोरॉन फैमिली का मेंबर है, इसकी भौतिक अवस्था जो है रूम टेम्परेचर पर देखो तो ये सॉलिड होता है। लेकिन आप अपनी हथेली पे रख लो, आपकी हथेली यानी कि आपके पाम के टेम्परेचर को ये गेन करके क्या हो जाता है? अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर लेता है और किस में चला जाता है? लिक्विड में चला जाता है, यानी कि ये मेल्ट हो जाता है। तो ध्यान से सुन लेना, अगर वो रूम टेम्परेचर पर पूछे तो केवल ये दो है, और अगर वो सीधा पूछे कि सर भौतिक अवस्था किसकी द्रव हो सकती है, तो अपन क्या बोलेंगे? इन सब की भौतिक अवस्था द्रव हो सकती है। क्लियर है? ये सिंपल सा क्या होता है हमारे पास। हाँ भाई, इसके बारे में जानते हो क्या ये कौन है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और उसके नीचे कौन आता है आपका? तो अपन कहते हैं, याद आएगा, जिंदगी कनेडा होगी, और वो भी कहां पर? कोने में। याद आया कुछ? वही एलिमेंट है बेटा ये। चलो अगली बात करते हैं। अपन बात करते हैं किसकी? गैसियस एलिमेंट की। कि सर कौन कौन है जो गैसियस एलिमेंट यानी कि आप लोगों की गैसीय प्रावस्था में पाए जाते हैं? क्या आपको कोई आइडिया है क्या कि आपकी टेबल में कौन कौन ऐसा है जिसकी भौतिक अवस्था जो है वो गैस पाई जाती है? तो अपन क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनते जाना। पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट कौन है आप लोगों का? नाइट्रोजन। याद आया? तीसरा एलिमेंट कौन है आप लोगों का? ऑक्सीजन। चौथा एलिमेंट आपका कौन है? फ्लोरीन। पांचवा एलिमेंट कौन है आप लोगों का? क्लोरीन। ध्यान से सुन लेना, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों की भौतिक अवस्था गैस होती है। ब्रोमीन कैसा है? लिक्विड। और आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड। और वो भी कैसा? मोलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि आणविक ठोस। अब आणविक ठोस क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। और साथ में अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या होता है? इनर्ट गैसेज होती है। ये सब के सब क्या होते हैं? आप लोगों के गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी भौतिक अवस्था कौन सी होती है? गैस होती है। अब सुन लो, आपने एक और नाम सुना होगा, क्या? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है? उपधातु। उपधातु आपके पास कौन कौन सी होती है? तो ध्यान से सुन लेना, 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा बहुत अलग अलग चीजें। ध्यान से सुनना, सिलिकन, जर्मेनियम, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? आर्सेनिक की। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? एंटीमनी की। किसकी बात करते हैं? एंटीमनी की। उसके बाद कौन आता है? तो अपन कहते हैं एंस्टेंटीन। और उसके बाद कौन आता है? टेल्यूरियम। ये जो 6 एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं ये क्या है? मेटेलॉइड। अब सुन लेना, मेटेलॉइड हैं, लेकिन कैसे मेटेलॉइड हैं? तो अपन बोल रहे हैं इनको यूनिवर्सल मेटेलॉइड। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक, यानी कि ये हमेशा मेटलॉइड की तरह ही व्यवहार करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर तुम 12th का एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहां पर एक और बात आती है किसकी? पोलोनियम की। बोलता है कि पोलोनियम क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? पोलोनियम भी मेटलॉइड है। अपन नहीं बोल रहे, एनसीईआरटी बोल रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात लिखी हुई है कि ये मेटलॉइड तो है, लेकिन इसमें धातु के गुण जो होते हैं वो क्या करते हैं? डोमिनेंट करते हैं। क्लियर? उसके बाद सुन लेना भाई, बोरॉन और सेलेनियम। ध्यान से सुन लेना, बोरॉन और सेलेनियम दोनों की बात करते हैं। इनको भी आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है? मेटलॉइड। बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन यहां पर एक पंगा है। क्या? कि इन दोनों में नॉन मेटल के जो गुण होते हैं वो आप लोगों के मेटल की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा। तो इन दोनों को, इन तीनों को क्या नहीं बोला जाता? यूनिवर्सल।
इन 6 को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल। बात पल्ले पड़ गई। तो कहां पर लिखा हुआ है? ये 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये दोनों 12th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। फटाफट मार्क करो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के कंफ्यूज मत होना, अगले ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, परफेक्ट बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? उसने साफ मेंशन किया है कि मेटालॉइड है, लेकिन मेटल के गुण क्या हैं? ज्यादा। इसमें मेटालॉइड है लेकिन नॉन मेटल के गुण क्या हैं? ज्यादा। इस बात को दिमाग में सेट रखना। बनाओ, देखें, फटाफट बनाओ। सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन है सर, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या प्यार उमड़ रहा है यार, है? कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूं, यूं ही ये बातों का सिलसिला चलता रहे। है? वो दोनों चोंच लड़ा। अरे बुखो, हाँ, यहाँ ध्यान दो बे। अरे तुम्हारी हालत मतलब देखो क्या है। पड़ोसी पे ज्यादा प्यार आ रहा है क्या? हाँ। क्या नाम बेटा चश्मे वाले? हाँ, सलमान खान। क्या नाम है? अरे एक मिनट सुन ले तो दो यार। सलमान खान। तेरी गलती नहीं है फिर। हाँ। अबे सलमान सबका भाईजान। और सुन मेरी बात ध्यान से, और बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। डिस्कशन कर रहा है? ओ बाप रे, ऐसी बातें मत बोला कर बेटा, सीधे यहाँ लगती है। हाँ। पड़ोसी, पड़ोसी शाना था, पड़ोसी को दिख गया मास्टर देख रहा है तो उसको कौन ही मार रहा है। अरे मत बोल बे। हाँ, चले भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। पड़ोसी क्या नाम है तेरा? अरे एक मिनट यार, सुन लेने दो ना यार। शैलेंद्र। चलो, चला भाई आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा सर, इसी पर बेस्ड है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि कैसे हमें वो ट्रैप करता है। लिखिएगा। देखो, निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? अभी ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ऑप्शन हैं आपके क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन, उपधातु आपको पहचानना है। पहला है बोरॉन, दूसरा है कौन? जर्मेनियम, तीसरा जो है वो आपका एल्यूमिनियम, और चौथा जो है वो है आप लोगों का फ्लोरीन। आंसर नहीं चाहिए, अगला क्वेश्चन लिखो। आंसर नहीं चाहिए, अगला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से निम्न में से कौन उपधातु है? सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है। कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। हाँ भाई, बताइएगा सर। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर सेकंड, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। पक्का समझ में आ गया क्या हुआ? अरे हाँ या ना? यहाँ पे अपने पास बोरोन भी है, जर्मेनियम भी है। अगर दोनों में से मेरे को सिलेक्ट करना हो तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? तो मैंने कहा जर्मेनियम को। क्यों सिलेक्ट करेंगे बेटा? ये यूनिवर्सल है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास अब नहीं है, अब जर्मेनियम है ही नहीं, यानी कि कोई यूनिवर्सल मेटालॉइड नहीं है, तो हमारी मजबूरी कौन है? बोरॉन। बात पल्ले पड़ गई।
क्लियर है? ये इसमें छोटा सा पंगा रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है और लिखो। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखो एस ब्लॉक कोमा पी ब्लॉक कोमा डी ब्लॉक, एस ब्लॉक कोमा पी ब्लॉक कोमा डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। क्वेश्चन ढंग से रीड कर लेना और ढंग से लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में बहुत अलग है। क्या बोला है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन को पहले ही मार्क कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शंस आपको जा रहे हैं बेटा। पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि 2, 6, 10 और 14, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि सर आपके पास है क्या, वो कहता है कि सर 2, 8, 8, 18। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपसे कह रहा है कि सर 8, 8, 18, 32। और चौथा ऑप्शन है कह रहा है कि सर 2, 8, 2, 2। एस ब्लॉक कोमा पी ब्लॉक कोमा डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोष में अधिकतम पूछा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। किसने बोला 4? कौन है वो इंसान जिसने 4th बोला? अरे बता दो यार आप, क्या नाम बेटा? मनोहर सिंह, बहुत बढ़िया। कैसे बेटा? एक मिनट, हाँ ठीक है सर। NH2N-1 डी, ठीक है। बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, और कोई? चलो एक बच्चे ने आंसर बताया है 4th, और कोई? बोला यही है, यही है क्या? अरे हाँ या ना? नहीं सर, गलत है। जब भी कोई गलत बोलता मेरे को ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है ना? चलो बोलिएगा और कोई। अरे बाकी जनता भी तो बैठी है यहाँ पे। तो तुम सब लोग मनोहर सिंह का समर्थन कर रहे हो क्या, या फिर नोटा पे जाने वाले हो? अबे यार कुछ तो बोलो, कुछ समझ आया क्वेश्चन क्या है? देवताओं और देवियों, कुछ तो बोलो बेटा। अब मैंने तुमसे ये थोड़ी पूछा है कि यार मतलब चेकोस्लोवाकिया की कैपिटल कहाँ पे है। सीधा सा पूछा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, यार बात खत्म। हाँ सर। आंसर बताओ कौन सा है? 4, क्या नाम बेटा? घनश्याम। अरे बावड़े लोगों देखो बेटा, 4th ही है। चलो ठीक है। हाँ भाई अब सुनो, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक शब्द आप सब लोगों ने सुना होगा, बाह्यतम कोष। सबने सुना है ना? बाह्यतम कोष की ही हम बात कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलो तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सुन लो सर, एकदम बेसिक पॉइंट है। अगर मैं एस ब्लॉक तत्वों की बात करता हूं, तो
तो बेटा एस ब्लॉक तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आपको सबको याद होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग एक तो क्या यूज करते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के साथ हम उसके बाह्यतम कोष को यूज करते हैं और एस ब्लॉक में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कितने हो सकते हैं? दो, यानी कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों हो सकते हैं। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? NS1 और 2। बात पल्ले पड़ गई। चलो तो यहां पे हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि बाह्यतम कोष में अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम एक होगा या दो होगा? दो। तो एस ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। तो जिसमें दो नहीं है उसको उड़ा दो, ये गया। चलो आ जाओ पी ब्लॉक की बात करते हैं बेटा। पी ब्लॉक का ध्यान से सुन लेना। पी ब्लॉक का विन्यास बहुत ही प्यारा सा होता है। क्या होता है? एक तो ले लो क्या? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बाद ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा N-2F14, N-1D10 और क्या होता है? NS2NP। कितने आएंगे बेटा? 1 2 6। बात पल्ले पड़ गई। ये होता है। अब तुम देखोगे कि सर यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? एफ और डी। बेटा ये एफ और डी तभी आएंगे जब तुम लोग कहां पर पहुंच जाओगे? चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त में जाओगे तो डी आ जाएगा और पांचवें और सॉरी छठे और सातवें आवर्त में कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तब तक कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? आ जाओ। बाह्यतम कोष कौन होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? एंथ सेल। ये एनवा कोष बाह्यतम कोष है। तो बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? इसमें दो और इसमें छह। कितने हो गए? 8। तो जहां पर 8 है वो रख लो, बाकी हटा दो। ये लो सर, एक और गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बेटा किसकी? डी ब्लॉक की। अब सुन लो भाई, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो उन एक्सेप्शन के हिसाब से भी तुम लिख सकते हो, लेकिन हम एक जनरल बात करेंगे जो क्या हो ऑलमोस्ट सब पर लग जाए। और वो क्या होता है? N-1D, N सॉरी 1 to 10 और क्या आ जाएगा? NS। अब सुन लो, NS में अगर पैलेडियम ले लोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है। बाकी जितने भी हैं अगर उनके एक्सेप्शन को इंक्लूड कर दूं तो कितना हो सकता है? 1 और 2। ये कहानी होती है। क्लियर है? 0 ही होता है, लेकिन 0 सिर्फ पैलेडियम में होता है, तो उसको हम यहां पर इंक्लूड ना भी करें तो काम हमारा चल जाएगा। अब सुनो, ये है आंतरिक कोष N-1 और ये कौन सा है बेटा? एनवा कोष, बाह्यतम कोष। अब सुनो, डी ब्लॉक के बाह्यतम कोष में कितने अधिकतम आ सकते हैं? तो हमने क्या बोला? एक और दो में से अधिकतम कौन है? दो। तो अपन क्या बोलेंगे? बाह्यतम कोष में पूछा है तो अधिकतम कितने आ रहे हैं बेटा? दो। तो यहां पर जहां पर दो है वो हम लोग क्या कर लेंगे? रख लेंगे और बाकी को हटा देंगे। तो ये 8 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? हट गया। तो आंसर कौन सा बच गया? फोर्थ। चलो हम एफ ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं कि एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं उनके बाह्यतम कोष की कहानी क्या होने वाली है और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सुन लो, इनर्ट गैस जो होगी कौन सी होगी आपको बता दी जाएगी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? तो ध्यान से सुन लो, अपन क्या बोलेंगे? N-2F। कितना बेटा? 1 से 14। दूसरा हम बोल रहे हैं कि N-1D। डी में कितना? 0,1 लिख रहा हूं, सुन लो। और 2 भी आता है, लेकिन वो आता है किसमें? एक ही एलिमेंट में, और वो एलिमेंट कौन सा होता है? थोरियम, यानी कि एक्टिनोइड का पहला एलिमेंट। और NS में कितने होते हैं? हमेशा दो होते हैं। तो ये कहानी आपको मिलती है। तो अपन क्या कि सर बाह्यतम कोष कौन सा है? ये वाला। अधिकतम कितने आ रहे हैं बेटा? दो। तो अपने से जो पूछा गया है वो बाह्यतम कोष की बात करी गई है, और बाह्यतम कोष में भी कितने पूछे गए हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, घनश्याम और मनोहर सिंह, बहुत अच्छे। एकदम सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है सर, कुछ भी बड़ा काम नहीं है। हाँ बस ये है कि इस क्वेश्चन के बाने हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख ली है। घनश्याम, बस बेटा। हाँ, हो गया। जल्दी करो बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया। चला।
चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो यार बेटा थोड़ा सा, अगर इतना स्लो चलोगे वो दिक्कत हो जाएगी। लिखने का काम फास्ट कर लो, समझने का काम चाहे धीरे भी कर लो चलेगा, है ना। अरे चला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सर। देखो डी ब्लॉक तत्वों के उपांत्य कोष में, उपांत्य लिख लोगे क्या, उ, छोटा उ, पा, आधा ने, आधा तय, ये उपांत्य। डी ब्लॉक तत्वों के उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। डी ब्लॉक तत्वों के उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। डी ब्लॉक तत्वों के उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। करो भाई। आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने दे दिया है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। सामान्य का मतलब हो गया कि सर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिससे सारे एलिमेंट को कवर किया जा सके, बहुत सिंपल। आंसर 18। क्वेश्चन पढ़ना बेटा एक बार, स्टार्ट कहां से हुआ है। डी ब्लॉक तत्व, एक तत्व की बात नहीं हुई है, पूरे डी ब्लॉक की बात हुई है भाई। और पूरे डी ब्लॉक की बात हुई है तो तुम एक डिजिट कैसे बता पा रहे हो। अरे एक डिजिट कैसे आ गया, एक तत्व की बात थोड़ी है। डी ब्लॉक मतलब पूरे के पूरे ब्लॉक को उसने लपेट लिया है, पूरे के पूरे ब्लॉक को लपेटा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर वहां पर हमारे पास एक रेंज आएगा, और वो रेंज कितना होगा वो आपको देखना है। अच्छा ये बताओ उपांत्य कोष क्या होता है, ये तो पता है ना, है सही बताओ, कसम है तुम्हें उसकी, मेरी है, मेरे को कसम लगती नहीं, मैंने क्रॉस फिंगर कर रखा है ना पहले से। हाँ, अब मूर्खों एक बात बताओ, सुनो कोई बात नहीं, देखो सुनते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें आती है, और वो चीजें ढंग से सुन लो तो अपने बहुत हेल्प मिल जाएगी। पहला नाम आता है कौन सा, वैलेंस सेल, सुन लेना सारे लोग, बहुत ही प्यारा सा नाम है। वैलेंस सेल की हिंदी क्या होती है, तो अपन कहते हैं संयोजी कोष। अब सुन लो, संयोजी कोष का मतलब क्या होता है, तो अपन कहते हैं एनुआ कोष जो होता है उसे क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल या संयोजी कोष। दूसरा जो नाम आता है, दूसरा नाम होता है कौन सा, उपांत्य कोष। सुन लेना, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसको कहा जाता है बेटा क्या, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। उपांत्य कोष या पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है, N-1 शेल जो होता है, N-1वां जो कोष होता है उसको क्या बोला जाता है, उपांत्य कोष। तीसरा शब्द आता है कौन सा, पूर्व उपांत्य, पूर्व उपांत्य कोष। इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि सर प्री पेनल्टीमेट शेल, यानी कि प्री पेनल्टीमेट शेल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, N-2 शेल, यानी कि N-2वां जो कोष होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो उपांत्य कोष किसको कहते हैं ये भी हमारे पास आ गया। चलो क्वेश्चन एक मैं सोल्व कर देता हूं, तुम अगला क्वेश्चन कर लेना। इसने क्या बोला, डी ब्लॉक तत्व है, ध्यान से सुन लेना। अगर ये मेरे को कहता कि ये वाला तत्व है तो बात अलग होती, लेकिन इसने क्या बोला बेटा, डी ब्लॉक, मतलब पूरे के पूरे ब्लॉक को ही इसने लपेटा हुआ है। तो डी ब्लॉक तत्व की अगर बात आ गई तो तुम एक तत्व का विन्यास लिखोगे या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक का क्या होता है, इनर्ट गैस। और आपके पास क्या आया था, N-1 डी कितना बेटा, 1 to 10, और NS में कितना था, 1 to 0 भी होता है, 0 को भूल जाओ तुम। अब अपन क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, संयोजी चाहिए, नहीं सर क्या चाहिए, उपांत्य। उपांत्य का मतलब कौन सा कोष, N-1, मतलब तुम कौन से कोष की बात कर रहे हो बेटा, इसकी, हाँ या ना, सिंपल है। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं, हमें बात करनी है N-1 की। अब सुनो, N-1 डी में 1 से 10 आया है, तो बेटा एक बात बताओ कि क्या N-1 डी में आने से पहले S में 2 इलेक्ट्रॉन और क्या P में 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं क्या, यही बात ऊपर से देखो, सुन लो जिंक की बात करता हूं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, यही होता है ना। चलो इसमें पहचानने की कोशिश करते हैं। भाइयतम कोष कौन सा होता है? ये लो, इसको n बोल दूं क्या? बेटा क्या ये जो है वो n-1 होगा क्या? बेटा क्या ये जो n-2 होगा क्या? क्या बेटा इसको n-3 बोलोगे क्या? बोलेंगे। अब सुनो, तुम्हें बात किसकी करनी है? इसकी। क्यों? क्वेश्चन इसी पर है। तो यार एक बात बताओ कि डी में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या s और p पहले से ही भर गया? भर गया तो बेटा ये बोल दूंगा n-1 s2, n-1 p6। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर n-1 डी में कितना? 1 से 10। क्या इतना सबको क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? तो एक बात बताओ कि यहां पर आपको न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो ये तो 8 फिक्स है, और 8 के बाद एक इसका ले लो तो कितने हो गए बेटा? 9। अधिकतम कितने मिल सकते हैं? तो 8 और 10 कितने हो गए? 18। तो कितने आ गए मेरा बेटे? 9 से 18 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक बोला है, पूरा एक आवर्त यानी कि पूरा का पूरा डी ब्लॉक उसने उठाया है। तो क्या हो सकता है? 9 से 18 हो सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई। अब तुम बोलोगे 9 के होते हैं, तो आ जाओ इसको चेंज करते हैं, मैं स्कैंडियम लिख दूं। तो स्कैंडियम का विन्यास क्या होता है? 3D। क्या 9 हो गए क्या? और अगर मैं इसको जिंक लिख दूं तो तुम क्या बोलोगे बेटा? ये कितना हो गया? 18। तो क्या 9 से 18 आए कि नहीं आए? पक्का? लपेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे ना? ऐसा ही है, सेम ही। जल्दी करो थोड़ा सा। सर इधर भी ध्यान दे लो। उनको ऑनलाइन का पता तो है ना कि हम भी हैं? हाँ ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं। अरे रे 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 रे, ऑनलाइन वाले बच्चे दुखी हो रहे हैं। क्या हुआ भाई? सर आपका नाम क्या है? गब्बर सिंह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी सारी गुड मॉर्निंग। सर इधर भी ध्यान दे लो। अभी कैमरा किधर? इधर है क्या? हाँ, 9 से 18। अरे वाह, ये कौन है? अवनीत कौर, बहुत बढ़िया बेटा। 9 से 18। गब्बर इज बैक। पूनम कुमारी, थैंक यू बेटा, गब्बर इज बैक है। हाँ, बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बेटा लिखते जाना। अच्छा, कैमरे की तरफ देख के बोलना होता ना। हाँ, कोई डाउट हो तो आप लोग इस पे बताते जाना, 2-4 मिनट के आगे पीछे हम देख के आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्या? अब क्या कि इसमें जैसे ऑनलाइन वाले बैठे हैं तो भाई ऐसा लगता है ना कि जैसे आप समझ में आ रहा है तो उनको भी आ जाएगा, क्योंकि आपसे तो ज्यादा ही होशियार होंगे। है? जब तुम मोथे लोग समझ यू नो मोथा, तो जब तुम मोथे समझ सकते हो तो डिजिटल वाले तो आराम से समझ सकते हैं। हाँ, चला आगे चले। अरे चला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एफ ब्लॉक तत्वों, फटाफट लिखो। एफ ब्लॉक तत्वों, एफ ब्लॉक तत्वों के उपांत्य, उपांत्य की स्पेलिंग बताऊंगे? अब लिख लोगे? हाँ, एफ ब्लॉक तत्वों के उपांत्य तथा पूर्व उपांत्य, एफ ब्लॉक तत्वों के उपांत्य तथा पूर्व उपांत्य कोष में, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। एफ ब्लॉक तत्वों के उपांत्य तथा पूर्व उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? आ गया तो लपेटो क्वेश्चन।
हाँ भाई बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। और देखिएगा कि उपांत्य और पूर्व उपांत्य में कितनी रेंज अपने पास आ रही है। बी केयरफुल, ढंग से करना, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पेन चलाना है, ठीक है। करो। सबसे पहले एफ ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप लोग लिखिएगा। उसके बाद उसमें उपांत्य और पूर्व उपांत्य को मार्क कर लो कि कौन सा है, और उसमें ये देखो कि कौन फिल हो गया और कौन बचा हुआ है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो आपका क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो करो, देखें, कोशिश करो कि क्या होने वाला है। हाँ भाई, तुमसे बढ़िया तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इनके आंसर भी आ गए। 9 से 18 और 19 से 32। एक आंसर आया है 8 से 9, 8 से 9, क्या बात है। 8 से 9 कौन से में, उपांत्य या पूर्व उपांत्य? उपांत्य में कितने? 8 से 9। और पूर्व उपांत्य में? पूर्व उपांत्य में निकाल रहे हो? निकालो निकालो बेटा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं यार, देखो तुमसे तो अच्छे हैं, बहुत पहले आंसर आ गया इनका। पेनल्टी मेट, बहुत बढ़िया बेटा, पेनल्टी मेट 8 से 9, साक्षी से नहीं। 8 से 9 और 19 से 32, देवयानी लखावत। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आंसर आ चुके हैं क्या? आपके आंसर आ गए? क्या बात है। हाँ भाई, देखो सर, उधर से दो आंसर आए। एक आंसर आया है 8 से 9 पेनल्टी मेट में, और 19 से 32 आया है किसमें? सॉरी, पेनल्टी मेट में 8 से 9, 8 से 9 और प्री पेनल्टी मेट में 19 से 32। चलो सर, चलो इस बात को भी चेक कर लिया जाए कि क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना सारे लोग। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। और साथ में क्या आता है बेटा, n-2 कितना, F1214। और n-1d कितना लिखा था रे, 0,1। और ns में कितना, 2। ये लिखा था ना बेटा। चलो, अब देखो इसने दो बातें बोली है। एक तो क्या बोला है, उपांत्य, और दूसरा क्या बोला है, पूर्व उपांत्य। तो पहले बात किसकी करी जाए, उपांत्य की। तो यार एक बात बताओ कि उपांत्य का मतलब क्या होता है, n-1। n-1 के d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब s में आ चुका, बेटा p में भी आ चुका, तब जाके d का नंबर आया। तो d में कितना, इतना। तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहां पर, 8। और अधिकतम कितने दिख रहे हैं, 9। क्या यही आंसर आया गया आपका? बहुत बढ़िया। चलो सर, बात करते हैं अगली, पूर्व उपांत्य। पूर्व उपांत्य, पूर्व उपांत्य का मतलब n-2। n-2 आया तो देखो यार, n-2 के f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब s पहले ही भर चुका, p भी पहले भर चुका, d भी पहले फिल हो गया, तब नंबर आया अपने f का कितना बेटा, इतना। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? सर अगर यहां पर बात करी जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये कहानी हमारे सामने है। तो आ जाओ सर, 2 और 6 8 और 18 और 1 19। न्यूनतम कितना, 19। अधिकतम भी देख लो, 8 18 और 14 कितने होते हैं, 32। यानी कि 19 से 32 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं किसमें, पूर्व उपांत्य में। ये एक रेंज है भाई, ये क्या है, एक रेंज है जिसे तुम हिंदी में परास बोलते हो। क्लियर? तो ये कहानी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाफट सॉल्यूशन, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हो गया, चला। चलो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। आपने एक नाम सुना होगा सबने, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल यानी कि द्विअंशी क्वांटम संख्या, तीसरा कौन सा, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। चलो बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर के कितने मान संभावित होते हैं? तो कौन कौन से, प्लस हाफ और माइनस हाफ।
बहुत बढ़िया। अब सुन लो, एक बात बताओ कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं रे? दो। दो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या होता है, रीजन क्या होता है, क्यों आते हैं दो ही इलेक्ट्रॉन? चक्रण समान होता है। अगर दो से ज्यादा आएंगे, चलो एक बात बताओ कि जैसे मैंने बोला ये एक कक्षक में केवल दो इलेक्ट्रॉन और वो भी विपरीत चक्रण वाले, अगर मैं समान चक्रण के कर दूं तो क्या हो जाएगा? चारों क्वांटम संख्याएं समान हो जाएंगी। तो ये तो थ्योरी है ना, रीजन क्या है? भाई एक बात बताओ, अपन कह रहे हैं कि सर एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है। अगर मैं समान कर दूं, भैया दिमाग में कई लोगों के खुराफात आती है कि लो गुरुजी समान कर दो, या फिर तुमने बोला कि ना 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 ये नीचे मुंह वाला कर दो। हाँ, ऐसा करने से क्या कोई नुकसान है क्या? क्या नुकसान है? बोला सारे नियम जो है वो खराब हो जाएंगे, नए बनाने पड़ेंगे ऐसा। तो चलो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या मूविंग पार्टिकल होता है क्या? अरे मूविंग का मतलब होता है वो गतिशील कण होता है, सही बात है क्या? और तुम एक बात जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है, ऋण आवेश होता है। अगर एक बात बताओ कि कोई आवेशित कण जो है वो गतिशील है, तो क्या वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है क्या? करता है। अगर मान लो मैं विद्युत क्षेत्र की छोड़ू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तुम्हारे फिजिक्स में आ जाता है, मैं बात कर लेता हूं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो यार एक सिंपल सी बात बताओ कि एक गतिशील आवेशित कण घनश्याम क्या करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, हाँ या ना? मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे, समझ गए, ऐसा स्पिन है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं कह दूं कि ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। मान लो कि आपकी तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उसी चक्रण का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो भी दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या आपकी तरफ ही आएगा क्या? और दोनों चुंबकीय क्षेत्र अगर समान दिशा में आ गए, तो क्या वो दोनों जुड़कर प्रबल हो जाएंगे क्या? अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो गया और बाहर से कहीं पर मैग्नेटिक इफेक्ट लगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो क्या वो जो एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी है, क्या वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लो ऐसा हो जाता तो तुम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो और कोई तुम्हारे मजे लेता, तो वो मान लो कि बार मैग्नेट लेके बैठा होता, मान लो ये दोनों बच्चियां बैठी है, एक सांस ले रही है, दूसरी ने बार मैग्नेट पास में कर दिया, ऑक्सीजन इधर खिसक गई, क्या अंदर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर देखो, अगर दोनों चक्रण विपरीत हैं, तो एक आपकी दिशा में करेगा, दूसरा मेरी दिशा में, दोनों विपरीत हो गए तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा क्या? अब ये भाई ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या विचलित होंगे क्या? नहीं होंगे। बात पल्ले पड़ गई। तो चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्वेश्चन इसी पर है, सुनो। अपन ये कह रहे हैं कि सर हम यहां पर चुंबकीय संख्याओं के मान बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, चुंबकीय संख्याओं के मान बदल देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिएगा क्वेश्चन। थ्योरी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तुम ये मत कह देना कि क्या वास्तविकता में होता ही नहीं, हम क्यों बताएं, है ना, ऐसा नहीं है। लिखिएगा, यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यदि चक्रण क्वांटम संख्या के चार मान संभावित हो, यदि चक्रण क्वांटम संख्या के चार मान संभावित हो, यदि चक्रण क्वांटम संख्या के चार मान संभावित हो, तो तो बेरिलियम, तो बेरिलियम की आवर्त संख्या, तो बेरिलियम की आवर्त संख्या तथा तथा दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टार्ट हो जाओ, करो देखें। सर ये जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही ढंग से करने होते हैं। क्यों? ये एकदम बेसिक बातें हैं जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं आज के लेक्चर में, जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे बहुत हेल्प करती हैं। जब तुम टेबल पढ़ते हो, जब तुम कोई और क्वेश्चंस करने बैठते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और पिछले कई सालों में तुमने देखा भी होगा कि कॉन्फ़िगरेशन पर और इस टाइप की सिंपल सिंपल प्रॉब्लम बहुत आ रही है, ठीक है। तो करो, देखे, कोशिश करो बेटा कि क्या होने वाला है। क्या इधर से कोई आंसर आया? नहीं आया। अभी बेरिलियम की
आवर्त संख्या कितनी होगी? एक, पहला आवर्त मान लिया। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, अरे वाह यार, इधर से पहले आंसर आया, इधर से कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक। चलो आ जाओ, देखो सर बात करते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नॉर्मल है। देखना अपन क्या कह रहे हैं कि सर ध्यान से सुनना, अगर चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान होते, ध्यान से सुनना, चक्रण क्वांटम संख्या के केवल दो मान होते तो मैं क्या बोलता, बेरिलियम का विन्यास क्या होता, 1s2 2s2। ये कब, जब स्पिन क्वांटम नंबर के केवल दो मान है तो एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसने क्या बोला, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान ले लो, चार। चार का मतलब अब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार। तो अपन क्या बोलेंगे, बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना, चार। तो अब इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s4। तो यार एक बात बताओ कि क्या ये पहला आवर्त नहीं है क्या, पहला आवर्त है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इस आधार पर बेरिलियम कौन से पीरियड में चला जाएगा, फर्स्ट पीरियड में। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे आवर्त पे। दूसरे आवर्त में क्या होता है, तो तुम क्या कहते हो, केवल एस और पी। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इन सेकेंड पीरियड दूसरे आवर्त में क्या होता है, 2s एंड 2p। एस में कितने कक्षक, एक। पी में कितने कक्षक, तीन। कुल कितने कक्षक, चार। तो अपन क्या बोल देंगे, चार ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट है। एक कक्षक में कितने भरने हैं अब, चार। तो चार गुणा चार कितने हो गए, 16। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 16 तत्व वहां पर आ सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नो सर, लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अलग हाइट स्वेट, क्या नाम है आपका, सुशील। तो बेटा सुशील, क्या खा रहे हो, नीरज है, पिंगम, रजनीगंधा है। चलो हाँ भाई, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चला आगे, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। एक नाम सुना है क्या आप लोगों ने, आप बाऊ, क्या, आप बाऊ? अबे मूर्खों, ये होता है क्या, आप, ठीक है, हाँ, आप बाऊ नहीं होता, ऑफ बाऊ। चलो अब सुनो, अपन क्या बोल रहे हैं कि आपबो, नाम सुना है क्या सबने, क्या आपने आपबो प्रिंसिपल का नाम सुना है क्या, प्रिंसिपल, आपबो का सिद्धांत, अरे हाँ या ना, सुना है। क्या होता है आपबो का सिद्धांत, पहले तो ये बताओ कि आपबो आदमी का नाम है ना, आदमी है क्या? नहीं सर, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, अब सुनो, आपबो प्रिंसिपल सुना है सबने, सुना है, क्या कहता है आपबो प्रिंसिपल, तो जो भी कहता है बहुत बढ़िया कहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहता। हाँ, क्या कहता है, आपको एक सिंपल सी बात कहता है कि सर आपके जो उपकोष हैं, जो ऊर्जा स्तर हैं, उन ऊर्जा स्तरों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इसीलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आता है और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में आता है। क्लियर है? इतनी बात बताऊंगा, क्वेश्चन लिखो इस पे। यदि आपको नियम, यदि आपको नियम, यदि आपको नियम की पालना, यदि आपको नियम की पालना ना की जाए, यदि आपको नियम की पालना ना की जाए, ना की जाए तो, आपको नियम की पालना ना की जाए तो निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व है अपने ब्लॉक, कौन सा तत्व है अपने ब्लॉक की स्थिति, अपने ब्लॉक की स्थिति में परिवर्तन, अपने ब्लॉक की स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, अपने ब्लॉक की स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन कैल्शियम,
दूसरा ऑप्शन जिंक, तीसरा जर्मेनियम, चौथा ऑप्शन पोटेशियम। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सर यदि क्या हमने कहा कि आपको को पालना ना करें तो कौन है जिसके ब्लॉक में परिवर्तन नहीं होगा? करें देखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंतजार है हमें आपके आंसर का कि आप आंसर देंगे। हाँ भाई, लगता है ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया है, टाइपिंग चल रही है, बताइए जल्दी। केश कुमार 2 यानी कि जिंक। हाँ बोला, अब ठीक है, अब हम भी बता देंगे, है ना। हाँ भाई, एक बच्चे का आंसर आया है 2, मतलब जिंक। जिंक है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। मुझे नहीं पता सही है गलत है, पहले ऑप्शन तो चेक कर लो, सारे ऑप्शन तो चेक कर लो बे। हवा में तीर मत चलाओ, कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तरीके से चलो भैया, तरीके से चलो। हाँ भाई, एक और आंसर आया है, विशाल कुमावत का आंसर है 3 यानी कि जर्मेनियम। अब बोल दो ये भी ठीक है। हाँ बोला, क्यों? अभी 2 आंसर आ चुके हैं, एक आंसर आया है 2 और एक आंसर आया है 3। एक और टाइपिंग चल रही है, जल्दी आंसर आने वाला है। अबे, अबे तुम बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। मेरी तो क्या बेइज्जती, तुम्हारी है। हाँ, चलो बताओ, जल्दी बताओ। एक और आंसर आने की तैयारी, बोलो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। लाइव वालो बच्चों, जल्दी बोलो बेटा। 2 आंसर आए हैं 2 और 3। अभी 2 ऑप्शन आ गए हैं, 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं, वो बुरा मान जाएंगे, जल्दी से उनको भी ले लो, ठीक है। हाँ, दीपेंद्र कुमावत 2, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई, 2 आंसर आ रहे हैं, जिंक और जर्मेनियम। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? सत्य है, सत्य वचन। चलो देख लेते हैं, अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। यदि आपको नियम की पालना होती तो क्या होता, और अगर नहीं होती तो क्या होता, इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है, जल्दी देखते हैं, टाइम हो रहा है। देखो सर, पहला कैल्शियम, अगर ये पालना करता तो क्या होता, सुन लो। इसका विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये कब होता, जब ये पालना करता। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वो क्या होता है, उसका ब्लॉक। मतलब ये कौन से ब्लॉक का था, एस ब्लॉक का। अब तुम एक बात जानते हो कि अगर आपको नियम की पालना नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, डी में। और डी में कितने जाएंगे बेटा, 2। तो अब बताओ सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो अगर आपको नियम की पालना नहीं होगी तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का। ये पहले किस में हुआ करता था, एस ब्लॉक में। पहले कहां हुआ करता था, एस ब्लॉक में, अब कहां चला गया, डी में। क्वेश्चन क्या बोला है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या ये आंसर होगा क्या? आ जाओ। जिंक की बात करें, जिंक का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सुन लो, पालना नहीं करनी है, नहीं करनी है तो बेटा जिनका आंसर 2 था वो सुनिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन गया 3d10 और अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4s में। भैया मेरे विन्यास नहीं बदला, विन्यास नहीं बदला, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाने का तरीका बदल गया। तरीका बदल गया तो सब कुछ बदल गया। बोलो भैया कौन सा ब्लॉक आ जाएगा अब, एस ब्लॉक। भैया पहले के टाइम में जिंक कहां होता था, डी में, अब कहां चला गया, एफ में, सॉरी एस में। कब, जब आपको नियम की पालना नहीं हो रही। तो जिसका आंसर 2 है वो देख लीजिएगा बेटा, 2 आंसर नहीं है। आ जाओ तीसरे पर चलते हैं। तीसरे को छोड़ो, पहले पोटेशियम को कर लेते हैं। पोटेशियम की बात करूं तो इसका विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ये कब था, जब आपको की पालना हो रही थी। लेकिन अब आपको की पालना नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 3d1 में। बेटा एक बात बताओ कि अगर डी में गया तो कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। क्या ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। तो लीजिए सर, ये भी आंसर नहीं है, तो कौन बचा, जर्मेनियम, जैसे तुम लोग करते हैं। चलो देख लेते हैं। हाँ भैया, जर्मेनियम।
जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32। 32 बताया जा रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2 कितने हो गए रे? 30। कितने हो गए? 30। इसको तो भरना है पहले, भर दिया, क्या दिक्कत है? आ जाओ, अब इलेक्ट्रॉन बचे हुए किसमें जा रहे हैं? 4p2। सर बताओ, बताओ भाई, कौन सा ब्लॉक दिख रहा है? पी ब्लॉक। क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो आंसर किसका है? जर्मेनियम। तो जिसका आंसर 3 है वो आंसर सही है, और जिसका आंसर 2 है वो आंसर गलत है। बिल्कुल लास्ट में आंसर आए हैं अवनीत कौर 2, पूजा कुमार, पूनम कुमारी 3। तो 3 आंसर सही है, 2 गलत है। ठीक है सर, अगले लेक्चर में अपन बात करते हैं। कल के लेक्चर में बात करेंगे किसकी, जो आगे वाले पॉइंट है, आप जो टेबल है इसमें और क्या क्या बातें होती हैं। ये अभी एक बात हुई है, कल हम बात करेंगे टेबल का, थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे और उस आधार पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो, चलो ठीक।